नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लर्न विद अमित आशीष पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी TGT एवं प्रवक्ता यानी PGT के लिए विज्ञप्ति को जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए ऑफिशियल नोटिस 29 अक्टूबर को ही रिलीज कर दिया गया था। दोस्तों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से न केवल इसकी एलिजिबिलिटी, टोटल पोस्ट और परीक्षा पैटर्न के बारे में बताऊंगा, इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। जी हाँ दोस्तों, TGT और PGT इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, लेकिन दोस्तों कई सारे कैंडिडेट्स इसके नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद काफ़ी असमंजस में हैं कि क्या वो जिस सब्जेक्ट से BSc, MSc या फिर BA, MA किए हैं, क्या वो एलिजिबल हैं TGT के लिए या फिर PGT के लिए। क्या BEd ज़रूरी है PGT में? तो दोस्तों, इसके साथ साथ हम परीक्षा के पैटर्न, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी कि नहीं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, मेरिट कैसे बनेगी, इन सब के बारे में मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, यदि आप भी नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो बने रहें हमारे इस वीडियो के अंत तक। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये है TGT PGT के ऑफिशियल नोटिस, जिसे 29 अक्टूबर को रिलीज़ किया गया था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा। यहाँ से आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता के विषयवार, अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार तथा वर्गवार पदों के सापेक्ष चयन हेतु विज्ञापन को जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल नोटिस, जिसे परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर जी द्वारा जारी किया गया है। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम बारी बारी से पहले TGT, उसके बाद PGT के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप जो नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये है प्रशिक्षित स्नातक यानी TGT का नोटिफिकेशन है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण प्रारंभ की तिथि 29 अक्टूबर से शुरू हो गया है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो तारीख है वो है 29 अक्टूबर, यानी आप 29 तारीख को ही पंजीकरण करके शुल्क को जमा कर सकते हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है 27/11 यानी 27 नवंबर 2020 और पेमेंट जमा करने के लिए अंतिम तिथि है 27 नवंबर, यानी आपको 27 नवंबर तक किसी भी हालत में अपने फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। और फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि क्या है? 30 नवंबर। तो दोस्तों, आप 30 नवंबर का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि पेमेंट का लास्ट डेट 27 है, तो आपको उसी टाइम फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब बात करते हैं आगे, कितने चरणों में आपका फॉर्म भरा जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसमें 3 चरण होंगे। एक है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फीस का भुगतान यानी फ़ी पेमेंट, और तीसरा क्या रहेगा? फॉर्म सबमिशन। इन 3 स्टेप्स में आपके फॉर्म कंप्लीट होंगे। अब इसके बाद हम फ़ी को डिटेल्स में जानते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना फ़ी रखा गया है। ये है फ़ी के लिए टेबल पूरा बना है अलग अलग कैटेगरी वाइज।
तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो अनारक्षित है यानी सामान्य के लिए आवेदन शुल्क 700 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क वो है 50, यानी कुल 750 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। और अगर आप EWS होल्डर हैं यानी आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो आपको आवेदन शुल्क 400 और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क जो 50 है वो तो लगेगा, यानी कुल आपको केवल 450 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को पूरा 750 का पेमेंट करना है। अनुसूचित जाति इनके लिए 450 का है 450 रुपये। अनुसूचित जनजाति इनके लिए 250 रुपये का पेमेंट रखा गया है। तो दोस्तों ये था पेमेंट डिटेल्स। अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर यानी भर्ती की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं बात करने जा रहा हूँ TGT के लिए भर्ती प्रक्रिया क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे लिखित परीक्षा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी टोटल कितने होंगे 500 नंबर के रहने वाला है। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 4 नंबर का होगा। इस तरह से आपका कुल कितना हो गया 500 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा 465 अंकों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 3.72 अंक का होगा, यानी 3.72 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और इसी तरह कुल 125 प्रश्न होंगे। तो टोटल कितना हो गया 465 नंबर का। फ्रेंड्स, ये है तदर्थ शिक्षकों के लिए। और अब आपके मन में आ रहा होगा तदर्थ शिक्षक कौन है, तो दोस्तों मैं इसे वीडियो के अंत तक बताऊंगा। इस पेपर के लिए आपको कुल 2 घंटे का समय मिलेगा। जो प्रश्न का स्वरूप होगा वो फ्रेंड्स MCQ होगा। ये नॉर्मल सी बात है, कोई नई बात नहीं है। अब देखते हैं कि मेरिट कैसे बनेगी। लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों तथा तदर्थ शिक्षकों द्वारा प्राप्त अंकों, यानी कि लिखित परीक्षा का प्राप्तांक और सेवा आधारित अधिभार। दोस्तों, ये जो सेवा आधारित अधिभार है ये जनरल कैंडिडेट के लिए नहीं है। जनरल मतलब सामान्य, और तदर्थ शिक्षक के लिए ये लागू होता है। यानी जो अधिभार वेटेज मिल रहा है ये किसके लिए है, तदर्थ शिक्षकों के लिए। और इसके अलावा जनरल कैंडिडेट्स जो होंगे जिनके पास एडिशनल डिग्री होगा उनको भी अधिभार दिया जाएगा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु समेकित पैनल लिस्ट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या से अधिक की सूची तैयार की जाएगी। अगर सब्जेक्ट वाइज पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग सीट को यानी कि वो मेंशन किए हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो टेबल है ये बॉयज़ के लिए है, यानी बॉयज़ के लिए कितने सीट हैं किस सब्जेक्ट में, इसका डिटेल्स में यहाँ पे मेंशन किया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदी के लिए 1742 कुल सीटें हैं, गणित के लिए 1822, गृह विज्ञान के लिए 611, उर्दू के लिए 65, इंग्लिश के लिए 1587, कला के लिए 710। तो फ्रेंड्स इसे आप आसानी से नोटिफिकेशन में देख पाए होंगे और आप समझ भी लिए होंगे। वैसे इसमें समझने की कोई बात नहीं है कुछ, बस सीधे से सीट कितना है सबके सामने दिया गया है। और इसी तरह दूसरी टेबल है जो कि गर्ल्स के लिए है, इसमें भी जो सीट्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। हिंदी में 214, गणित में 167, गृह विज्ञान में 160। तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट का डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर डिस्कस करने वाला हूँ, वो है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी या फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये देखिए, प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु शैक्षिक अर्हताएं। सबसे पहले
हम बात करेंगे कि हिंदी सब्जेक्ट से अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहनी चाहिए। बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, यानी कि एक एलिजिबिलिटी क्या हुई, यानी जिसको हिंदी के लिए अप्लाई करना है उनका बीए में हिंदी और इंटरमीडिएट में संस्कृत रहना चाहिए, यानी वो इंटर में संस्कृत लिए हों और बीए में हिंदी, तब वो हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये एलिजिबिलिटी नहीं हो रही है तो दूसरा हम देख सकते हैं कि समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर इंटरमीडिएट नहीं है वो, तो या फिर इसके समकक्ष कोई परीक्षा हो और बीएड की डिग्री हो या फिर बीएड के समकक्ष। अगर ये सब भी नहीं है तो क्या होना चाहिए, बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या फिर अन्य समकक्ष डिग्री। बात वही हुई, अगर बीए में हिंदी और संस्कृत विषय के साथ नहीं है तो इसके अलावा इसके समकक्ष अगर कुछ है आपका तो वो भी एलिजिबल माना जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए बीएड होना अनिवार्य है और यहाँ पे जो ये वरीयमान ऑब्लिक अधिमानी अर्हता है दोस्तों, ये एडिशनल है, यानी इनके अलावा अगर इसमें से जिसके पास डिग्री होगी उसे वेटेज मिलेगा अलग अलग, जो कि मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में। बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, इनमें से आपके पास कुछ भी होगा तो आपको नियम के अनुसार वेटेज मिलेगा। अगर गणित की बात करें तो बीए अथवा बीएससी गणित, यानी अगर बीए में आपके पास गणित है या फिर बीएससी में गणित है और साथ साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए तो आप गणित विषय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एडिशनल डिग्री अगर आपके पास है तो आपको वेटेज नियम के अनुसार मिलेगा। इसी तरह हम देख लेते हैं गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में क्या रहने वाला है, गृह विज्ञान अप्लाई करना है तो आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र, जिसे कहते हैं होम इकोनॉमिक्स, या घरेलू विज्ञान, या फिर गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक। आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी या फिर लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा। दोस्तों ये जो लेडी इरविन कॉलेज है ये दिल्ली के द्वारा डिप्लोमा दिया जाता है। इन तीनों में से कोई भी आपके पास एक होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड भी होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, टीजीटी के लिए आपके पास बीएड होना मस्ट है। अब आता है उर्दू। बीए उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या फिर बीएड या फिर अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री डिप्लोमा, ठीक है। बीए में उर्दू होना चाहिए या फिर उसके अलावा अगर ये नहीं है तो एलटी, बीटी या फिर बीएड, और अगर ये सब नहीं है तो आपके पास शिक्षण में कोई डिप्लोमा होगा तो भी चलेगा और साथ में बीएड होना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो आप उर्दू के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप एलिजिबल हैं। दोस्तों अब इसी तरह अंग्रेजी का भी दिया गया है, संस्कृत का है, वाणिज्य, कृषि, सारे सब्जेक्ट को डिटेल्स में दिया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जिसे आपको ध्यान देना है, अगर कोई कैंडिडेट्स कला के लिए जा रहा है तो ध्यान दें, अगर उसके पास बीएड नहीं है तो भी चलेगा, यानी कि कला विषय हेतु अप्लाई करने के लिए बीएड होना मस्ट नहीं है, जो कि एक बिल्कुल अलग सी बात है। यानी कि टीजीटी के किसी भी सब्जेक्ट में बीएड होना मस्ट है, लेकिन फ्रेंड्स कला एक ही सिंगल ऐसा विषय है जिसमें बीएड नहीं मांग रहा है। यानी आपके पास जो बेसिक सर्टिफिकेट है वो अगर है और आप बीएड नहीं हैं तो भी आप टीजीटी में कला सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अब अगर आपके पास बीएड नहीं है तो भी। इसके अलावा एक दो सब्जेक्ट और होंगे, जैसे सिलाई है,
कला हैं, इनमें आपको बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और आपको अपना एलिजिबिलिटी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर बहुत शीघ्र ही रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब ये हो गए टीजीटी की बात। अब बात करते हैं प्रवक्ता यानी पीजीटी के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। दोस्तों, अब आपको मैं बताऊं परीक्षा में जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। इसके लिए मैं आपको दिखा दूं, नोटिफिकेशन के स्टार्टिंग में मेंशन किया गया था। ये देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आप अच्छे से जान लें, निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए अब बात करेंगे पीजीटी के बारे में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप इस नोटिफिकेशन को देख पा रहे होंगे। ये है पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन, यानी प्रवक्ता पद के लिए नोटिफिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स, जो कि बिल्कुल टीजीटी की तरह सेम है। ऑनलाइन आवेदन यानी पंजीकरण की प्रारंभ की तिथि है 29 अक्टूबर, यानी 29 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पेमेंट, जो शुल्क जमा करने की तिथि है वो है 29 अक्टूबर। आप 29 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट भी कर सकते हैं। और अगर लास्ट डेट की बात करें, पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 27 नवंबर और पेमेंट करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर ही है। और जो फॉर्म सबमिट करने की डेट है वो है 30 नवंबर, यानी बिल्कुल टीजीटी और पीजीटी की जो डेट्स हैं बिल्कुल सेम हैं। तो फ्रेंड्स, आपको 30 नवंबर का वेट नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपको अपना फॉर्म पूरी तरह सबमिट कर देना है 27 नवंबर तक। आप 30 नवंबर का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये जो फॉर्म है कितने स्टेप्स में होंगे। ये जैसे मैंने बताया टीजीटी में 3 स्टेप्स थे, सेम वैसे ही पीजीटी में भी 3 स्टेप्स में आपको फॉर्म सबमिट करना है। पहला है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, सेकंड है फी पेमेंट, थर्ड है फॉर्म सबमिशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें भी देख लेते हैं कि फी डिटेल्स क्या रहने वाला है। ये है फी डिटेल्स टेबल। जो सामान्य है, अनारक्षित जिसे कहते हैं, उनके लिए 700 फीस है और ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो 50 है। तो कुल मिला के 750 का पेमेंट करना है। और जो EWS होल्डर हैं, जिनके पास EWS का सर्टिफिकेट है, उनको 650। ओबीसी के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी कहते हैं, इनके लिए 750। अनुसूचित जाति 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये का पेमेंट रखा गया है। फ्रेंड्स, अब इसमें भी हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर, मेरिट कैसे बनने वाली है। ये देखिए भर्ती प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसमें कैसी मेरिट बनेगी आप देख सकते हैं। जो लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक लिया जाएगा आपका, और साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे, यानी इंटरव्यू के आपके 10% नंबर्स को ऐड किए जाएंगे, जिनका डिवाइडेशन इस तरह से होगा। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4%, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3%, वहीं अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक आपका लिया जाएगा। और फ्रेंड्स, जो वेटेज है उसका भी मेंशन यहाँ पे किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। डॉक्टरेट उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा परास्नातक यानी एमएड की उपाधि रखने के लिए 2% अंक, शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि रखने के लिए 1% अंक। दोस्तों, ये ऐसा इसलिए है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो बीएड रखने के लिए, यानी अगर आपके पास बीएड है तो 1% अंक आपको दिया जाएगा। जो पीजीटी में, मैं आपको बता दूं, पीजीटी में बीएड होना अनिवार्य नहीं है। पीजीटी जिसके पास ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पीजीटी के लिए एलिजिबल है। आप इसे ध्यान से सुन लें।
आगे मैं कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ सब्जेक्ट का। अगर वो कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप पीजीटी के लिए ज़रूर अप्लाई करिए। फ्रेंड्स, ये जो पीजीटी में चयन हेतु प्रक्रिया है वो कुछ इस तरह से रहने वाली है। लिखित परीक्षा, तदर्थ शिक्षकों के लिए लिखित परीक्षा यानी दोनों का जो लिखित परीक्षा होगा, और इसके साथ अधिभार यानी जो वेटेज मिलेगा वो 425 अंक, और इंटरव्यू के 50 अंक। दोस्तों, पीजीटी में इंटरव्यू है और टीजीटी में इंटरव्यू नहीं है। इसके अलावा विशेष योग्यता, जैसे कि मैंने पहले बताया, डॉक्टर की उपाधि, एमएड, बीएड या किसी राष्ट्रीय स्तर के यानी आप नेशनल लेवल पे किसी गेम में पार्टिसिपेट किए हों, आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो उसका मैक्सिमम 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये इस तरह से कुल कितने अंक का हो जाएगा? 500 नंबर का। इसमें भी क्या होगा, जो रिटर्न एग्जाम होगा वो भी आप इसको समझ लीजिए। प्रवक्ता संवर्ग पद के चयन हेतु विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कुल 425 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, सेम टीजीटी की तरह। और इसमें क्या है, जो एक प्रश्न है वो 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, लेकिन जो तदर्थ प्रवक्ता होंगे उनके लिए लिखित परीक्षा 390 अंकों का ही होगा, और प्रत्येक प्रश्न 3.12 नंबर का होगा। और जो टाइम होगा वो क्या होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे। एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, आपको पता ही होगा। इसके अलावा बात करें तो जो तदर्थ प्रवक्ता हैं उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.75 अंक एवं अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे। और लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार तदर्थ प्रवक्ता के लिए लिखित परीक्षा का कुल पूर्णांक 425, लिखित परीक्षा 390 और अधिभार 35 अंक, टोटल कितना हो जाएगा? 425। तो दोस्तों, जो तदर्थ प्रवक्ता हैं वो पहले से ही जो पढ़ा रहे हैं, माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो सिलेक्ट किए गए थे, जो पहले से ही पढ़ा रहे हैं, यानी वो रेगुलर नहीं थे, वो भी इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे। उन्हें ही तदर्थ शिक्षक कहते हैं। और उनको उनके एक्सपीरियंस द्वारा, यानी वो कितने साल वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 1 साल का मैक्सिमम 1.75 अंक का वेटेज मिलेगा, और जितने साल किए होंगे उतना मल्टीप्लाई उनको करके वेटेज उनको दिया जाएगा। ये देखिए, अब इंटरव्यू के लिए मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंकों तथा तदर्थ प्रवक्ताओं द्वारा प्राप्त अंकों यानी लिखित परीक्षा का अंक और सेवा आधारित अधिभार का अंक के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी और कॉम्बिनेशन के बारे में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, क्या आप उससे आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। हम ये देखिए, हम अभी क्या किस पे आए हैं, सब्जेक्ट वाइज जो पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसे आप अपने से आप देख सकते हैं, इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, अलग अलग एकदम बिल्कुल स्पष्ट है। जो गर्ल्स, ये क्या है, गर्ल्स के लिए है, सॉरी बॉयज़ के लिए है ये, यानी कि हिंदी के लिए 363 पोस्ट है, गणित के लिए 98 हैं, गृह विज्ञान के लिए 2 पोस्ट हैं, अर्थशास्त्र के लिए 143 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, इसे आप देख सकते हैं, आपको जिस सब्जेक्ट का देखना हो उसके सामने आप देख सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। और नीचे इसके हैं पीजीटी गर्ल्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सीट दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कला के लिए 20 सीट है, गृह विज्ञान के लिए 6 सीट है। आप किसी भी सब्जेक्ट का आसानी से देख सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के लिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए। एकदम स्पष्ट है कि आपका, अगर आप हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमए में आपका हिंदी हो और
संस्कृत के साथ बीए हो। ये देखिए, बीए में संस्कृत रहना चाहिए और एमए में हिंदी, तब आप हिंदी के लिए एलिजिबल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन और है, हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से स्नातकोत्तर। तो फ्रेंड्स, यानी कुछ लोग क्या होते हैं, डबल एमए होते हैं, ट्रिपल एमए होते हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट से कर लेते हैं। तो यदि आप एमए हिंदी से किए हैं और संस्कृत से भी कर लिए हैं तो आपको बीए में संस्कृत आपका होना अनिवार्य नहीं रहेगा। यानी आप एमए से हिंदी और एमए से संस्कृत दोनों किए हैं तो भी आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप ये जो मैं दूसरा नहीं बताया, ये कुछ विशेष नियम हैं जो कि है कि 5 अप्रैल 1975 के पूर्व जो इसमें कम कैंडिडेट होंगे वो अप्लाई करेंगे तो उनका संस्कृत विषय से बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं रहेगा। और ये जो साइड में दिया है ये है वर्यमान अधिमानी अर्हता, ये एडिशनल वेटेज होगा, इसमें वेटेज मिलेगा। जिसके पास बीएड, एमएड, पीएचडी या फिर किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होगा, उनको नियमानुसार वेटेज दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर गणित की बात करें तो इसके लिए एमए तथा एमएससी गणित रहना चाहिए, तभी आप पीजीटी गणित के लिए एलिजिबल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो एक विकल्प और है, गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स या फिर बीएससी ऑनर्स। जो त्रिवर्षीय ऑनर्स होता है वो बीए ऑनर्स हो या फिर बीएससी ऑनर्स हो मैथ से, तो आप पीजीटी गणित के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं गृह विज्ञान की, होम साइंस। गृह विज्ञान में एमएससी या गृह अर्थशास्त्र या फिर गृह कला में एमए, यानी कि एमए में आपका गृह कला हो, गृह विज्ञान हो, या फिर एमएससी में गृह विज्ञान हो, या फिर गृह अर्थशास्त्र हो या गृह कला हो, तो आप गृह विज्ञान सब्जेक्ट को यानी ले करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा आपके पास नहीं है तो अगला विकल्प ये है कि गृह विज्ञान या फिर गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या फिर गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक, यानी आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, तो आप गृह विज्ञान के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उर्दू के लिए सिंपल है, एमए उर्दू से होना चाहिए। दोस्तों, ये देखिए, अगर कला की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट परीक्षा सहित राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कहलाता था। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप पीजीटी आर्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगला ऑप्शन आप देख सकते हैं, प्राविधिक कला के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक क्या होना चाहिए, यानी इंटरमीडिएट में आपका प्राविधिक कला के साथ होना चाहिए और इसके साथ साथ या फिर आपके पास ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए हो, या फिर कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा हो, जिसे आप बॉम्बे आर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप पीजीटी आर्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स के टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा ये होना चाहिए। तो अगर आप इसमें से कोई भी आपके पास एक है तो आप पीजीटी आर्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत में एमए प्रशिक्षण वरीमान अथवा या एमए में संस्कृत, और अगर ऐसा नहीं है तो राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, जो कि अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसका डिग्री आपके पास होना जरूरी है, तभी आप संस्कृत पीजीटी के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, वाणिज्य के लिए आपके पास नॉर्मली सिंपल एमकॉम होना जरूरी है। अगर आप एमकॉम हैं तो आप वाणिज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कृषि है, शारीरिक शिक्षा है, आगे सिलाई है फ्रेंड्स। इसके अलावा संगीत वादन और भी सब्जेक्ट्स हैं। हमारे जो भी इस वीडियो को देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, अगर मैंने आपको वो सब्जेक्ट नहीं बताए जो आपको यहाँ पे आप देखने आए थे, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और आपको वहाँ पर बहुत जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा।
दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो में आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न हो या फिर डाउट हो या फिर किसी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।